सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव और मंजरी वर्मा का नमस्कार। और संगीता जी सभी सखियों और श्रोताओं को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई हमारे तरफ पूरे से। परिवार की, विविध भारती के पूरे परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज तो बस माहौल इतना व्यस्तता का भी दिन है और हर्षोल्लास का भी दिन है और बस शाम की पूजा की तैयारी लगभग सबकी पूरी होने पर आई होगी है ना, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि रंगोली वगैरह बनाना तो बाकी है। हाँ, रंगोली भी बनाना है, बहुत सारे दिए भी लगाने हैं और अभी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन ये तो बता दीजिए कि आज हम लोगों ने क्या विषय लिए हैं। जी बिल्कुल, आज हम सखी विशेष दर्शना झावेरी जी के विषय में बात करेंगे और पर्यटन स्थल आज के दिन हम बताते हैं, तो आज लिए चलेंगे अपनी सखियों को मैसूर की ओर चलेंगे जी। और मिठाइयाँ तो बनी रही हैं, बिल्कुल बनी रही हैं और हम भी बता देंगे थोड़ी बहुत। बिल्कुल हम भी बता देंगे और इसी के साथ दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि हमारी सखियां, हमारे श्रोता सभी अपने कमेंट्स भेजेंगे, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजेंगे कि किस तरह की तैयारियां आज वो कर रहे हैं और अपनी व्यस्तता में से थोड़ा सा समय जरूर निकालेंगे। वो कर रहे हैं और साथ में जो हमारी गृहिणियां हैं, सखियां हैं, वो क्या कर रही हैं और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो बिल्कुल बच्चों का तो त्योहार हाँ, कुछ स्पेशल किसी के घर में तैयारी चल रही है, क्या बन रहा है, तो ये हमें पता है, तो बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ करके, है ना। जी बिल्कुल, हम जरूर पढ़ते हैं अपने श्रोताओं की जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, तो बिल्कुल पढ़ेंगे। और देखिए, दीपावली की शुरुआत तो नरक चतुर्दशी से हो जाती है और कभी कभी कुछ तिथियां भी ऐसी पड़ती हैं मंजरी, जिनमें कि थोड़ा थोड़ा समय जो है वो बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शाम को दीपदान की प्रथा होती है, जिसे जो दीप जलाते हैं वो कहते हैं ऐसा है कि यमराज के लिए किया जाता है ये, और छोटी दीपावली भी इसे कहते हैं। और हर जगह अपनी अपनी मान्यता है और अपनी अपनी तरह से लोग मनाते हैं। इसमें गाँव में, शहरों में सब तरह से अलग अलग तरह से मनाते हैं। और इस संदर्भ में बहुत सारी पौराणिक जो कथाएं हैं वो भी बड़ी प्रचलित हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में, कि नरकासुर का वध उन्होंने किया था और सभी को बंदी गृह से सम्मान पूर्वक मुक्त किया था और इसी वजह से ये मनाया जाता है। और दीपावली यानी तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात ये भगवान मुझे अंधकार कि हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। दीपावली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाई जाने वाली एक प्राचीन सनातन संस्कृत का त्योहार है, जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपों के त्योहार दीपावली का आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। स्वच्छता और प्रकाश के इस पर्व को दीपोत्सव भी कहते हैं। जी, दीप जो है वो यानी कि दीपों की जो श्रृंखला वो बनाई जाती है, तो दीपावली जो है वो शब्द है, संस्कृत से बना हुआ शब्द है। तो दीपों को जब पंक्तिबद्ध तरीके से सजाया जाता है, सुसज्जित तरीके से जब सजाया जाता है मंजरी, तो कहते हैं कि पुराणों में कि सूर्य के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला ये एक छोटा सा दीपक होता है, जो अंधियारी रात में, देखिए अमावस्या की रात होती है क्योंकि, तो बड़ी ही अंधेरी रात होती है, लेकिन फिर भी इसको, दीपक को सूर्य का छोटा सा प्रकाश पुंज माना गया है। और ऐसा ही होता है कि देखिए कितना भी अंधेरा होता है, लेकिन अगर दीपक जल जाए तो उसके चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। जी, और इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण संग 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण कर अयोध्या वापस लौटे थे, जब उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीपों की श्रृंखला सजाई और रंगोली से सजावट भी करी। और रामलीला का मंचन भी इस समय कई स्थानों पर होता है। लोग घरों की सजावट, पकवान, गहने, बर्तन और कपड़े खरीदते हैं। भगवान श्री गणेश और महालक्ष्मी संग मिट्टी की हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। हाँ, कई जगह ऐसा भी है कि भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जी की ही प्रतिमा बिकती है, तो कहीं कहीं पे तो हनुमान जी को भी साथ में रखा जाता है। और बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं होती हैं, बहुत सुंदर, छोटी भी बहुत प्यारी सी और खूब बड़ी बड़ी सी भी होती हैं, और ला के रखते हैं। और साथ में जब खरीदारी करने जाते हैं तो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के साथ बहुत सारी और भी खिलौने होते हैं जो मिट्टी के हैं। वो एक औरत होती है, वो हाथ में ऐसे दिया लिए रहती है, इस टाइप की मटकी लिए रहेगी। तो इस तरह की चीजें भी खरीदते हैं, क्योंकि बच्चे घर के किसी कोने में एक घरौंदा बनाते हैं, उसमें भी दिए लगाते हैं। दीपावली के दिन बच्चों का एक शौक रहता है। तो बिल्कुल, वो बड़े लोग अपनी तरह से सजावट करते हैं और बच्चे भी छोटा सा घर बना करके अपनी तरह से उसको सजाते हैं।
और साथ ही साथ जो हमारी सखियां हैं वो तो उनकी तो व्यस्तता पूछिए मत। जी। और कुछ सखियां हमारी जो हैं वो ऐसी हैं कि भाई मिठाइयाँ वगैरह बनाने में बड़ी दक्ष होती हैं, बहुत माहिर होती है हैं। ना? तो देखते हैं कि आज हमें भी कुछ लिख भेजेंगी कि किस तरह से हम भी कुछ नई मिठाई हाँ बनाए, है बिल्कुल। ना? और हमने भी जो लिखी है और जो हम संजो कर लाए हैं अपनी सखियों के लिए वो भी ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ जो आतिशबाजी होती है आज के दिन वो तो बड़ी अपने आप में गज़ब होती है। और देखिए बाजियों का सिलसिला भी एक तरह से कहते हैं कि चलता है। धनतेरस हो या उसके पहले से ही छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़े मगन हो जाते हैं। बिल्कुल। और आज सुबह उनकी से खरीदारी अलग ही होती है। उनकी अलग ही होती है। और आज सुबह 4 बजे से ही लोग अपने बच्चे नहा धो के एकदम पटाखे फोड़ने लग जाते हैं। तो भाई दिवाली का त्योहार है, हाँ। तो जश्न तो होगा ही, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान भी रखना है पटाखे चलाते समय, है ना? और कुछ ऐसा भी है कि मतलब कुछ लोग धुएं से भी बड़े प्रभावित हो जाते हैं, तो उस विषय में भी सभी ध्यान रखें। और साथ ही साथ हमारे श्रोता किस तरह से दिवाली मना रहे हैं वो भी हमें जरूर लिख भेजें, तो उनकी प्रतिक्रियाएं भी हम देखते हैं कि कैसी हैं, क्या है। और साथ ही साथ जब हम मंजरी ये पर्व मनाते हैं तो एक मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि एक फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो आपको जरूर रख लेना चाहिए साथ में, क्योंकि छोटे बच्चे भी होते हैं और महिलाएं ज्यादा व्यस्त रहती हैं अपने भोजन वगैरह पकाने में। तो हल्दी तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज है। हाँ, अगर जरा सी आंच लग गई तो हल्दी आप तुरंत वहां पर हल्दी लगाइए और ठंडे पानी से पूरा हाथ धोते रहिए जब तक जलन ना कम हो जाए। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कल भी हमने बताया था और आज भी हम बताएंगे कि मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइजर बिल्कुल हाथ में नहीं लगाएं आप, क्योंकि वो जलनशील होता है। तो साबुन से हाथ धो करके ही अपने पटाखे छुड़ाएं और बाद में भी पटाखे छुड़ाने के बाद भी अपने हाथों को अच्छे से धोएं, तभी कोई चीज खाएं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? फिलहाल सुनते हैं एक गीत।
तो संगीता जी, इतना प्यारा सा ये गीत था। हाँ। और गीत के साथ साथ हमारे जो श्रोता सखियां हैं और सखा हैं, सभी जुड़ गए और सबने कमेंट्स लिख के हमें भेजे हैं, मतलब हमारी फेसबुक पेज पर भेजे हैं। हाँ, जी जी। तो एक कमेंट्स हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी का पूजन हर घर में प्रतिदिन आरती के साथ अवश्य होता है। माता लक्ष्मी जी जिसे हम वैभव लक्ष्मी भी मानते हैं, ये माता सुख, वैभव और शांति के साथ जीवन में भौतिकता का भरपूर आशीर्वाद देती है, जिससे हम सभी का जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाता है। अगर माता लक्ष्मी रूठ जाएं तो फिर जीवन में गरीबी और दरिद्रता के अलावा अंधकार भी छा जाता है। ऐसे में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना जरूरी हो जाता है और उनका पूजन भी आवश्यक हो जाता है। आज दिवाली के दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी का पूजन होता है, जिससे सभी का जीवन खुशहाल बना रहे। और इतनी अच्छी सी बात इन्होंने लेकर भेजी, तो इनका आभार प्रकट करते हैं। और क्या और देखिए क्या है कि जब हम किसी त्योहार को मनाते हैं या किसी भी चीज के हमेशा ही दो पहलू हुआ करते हैं। तो जब हम खुशियां अगर चाहते हैं तो फिर सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और ऐसा ही कुछ हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो समस्त श्रोता मित्र हैं दीपावली की, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमारी तरफ से भी हमारे सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं और दीपावली की अनेक शुभकामनाओं, बधाइयों के साथ साथ लिखते हैं कि ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें सावधानी का त्योहार बन गया है। सावधानी, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को पटाखों से दूर रखना और ऐसे पटाखे न जलाना जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है या वायु प्रदूषण होता है। ऐसी सावधानियों से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। दिवाली का पर्व खुशी का त्योहार है, पर हमें इस त्योहार के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इस त्योहार में अनावश्यक और फिजूल खर्ची ना हो और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही खर्च करते हुए इस त्योहार को मनाया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी, क्योंकि देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सब अपनी अपनी तरह से मनाते हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी हर तरह से कह सकते हैं कि खुश होते हैं। और एक मंजरी, एक जो खालीपन होता है हमारे जीवन में कभी कभी आ जाता है। तो जब ये त्योहार आते हैं तो आप देखिए कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी कोई खालीपन है। बिल्कुल, सभी व्यस्त हो जाते हैं, उत्साह उमंग से भर जाते हैं और बस खुशियां ही खुशियां होती हैं चारों ओर, और नृत्य संगीत भी होता है। बिल्कुल। तो आज हम सखी विशेष में ऐसी ही नृत्यांगना की बात करें, दर्शना झावेरी जी की बात करेंगे, जो मणिपुरी नृत्यांगना है। यानी मणिपुर के नृत्य में ये जो है सिद्धहस्त मानी जाती है। दर्शना झावेरी सुप्रसिद्ध नृत्यांगना है जो मणिपुर में नृत्य में सिद्धहस्त हैं और वर्ष 1940 में जन्मी सुप्रसिद्ध नृत्यांगना दर्शना झावेरी मणिपुर नृत्य के प्रतिपादक मानी जाती हैं, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की ही एक विधा मानी जाती है। 1958 से ही आपने मंच पर इस खूबसूरत नृत्य को प्रस्तुत करना शुरू किया, जिसमें आपके साथ आपकी बहनों ने भी नृत्य प्रस्तुत किया, सहायक नृत्यांगनाओं की तरह। जी, क्योंकि इसमें क्या होता है, मणिपुर का जो नृत्य होता है, मणिपुरी नृत्य कह लीजिए, मणिपुर का नृत्य कह लीजिए, तो इसमें कई सहायक और सहायिकाओं के साथ ही ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और साथ ही साथ मणिपुरी नृत्य से संबंधित कुछ केंद्र भी इन्होंने स्थापित किए। यानी कि जो दर्शना झावेरी जी हैं, उन्होंने जो मुंबई, कोलकाता और इम्फाल में हैं। दर्शना झावेरी पली बड़ी मुंबई में। आप 4 बहनों में से सबसे छोटी हैं। 6 वर्ष की आयु में दर्शना ने अपनी बहनों को मणिपुरी नृत्य अपने गुरु से सीखते देखा और खुद भी नृत्य सीखने की इच्छा उन्होंने जाहिर की। इस प्रकार दर्शना भी नृत्य सीखने लगी। इसी दरमियान उन्होंने पारंपरिक रासलीला भी सीखी और इसमें कृष्ण लीला, तांडव नृत्य और संकीर्तन की प्रस्तुति भी सीखी। गत 50 वर्षों से रास संकीर्तन को मंदिर से रंगमंच तक लाने का श्रेय बहुत हद तक दर्शना झावेरी जी को जाता है। विश्व के और अलग अलग देशों में दर्शना ने मणिपुर नृत्य की प्रस्तुति दी है और भारतीय नृत्य की इस परंपरागत शैली को आगे बढ़ाया है। गोविंद जी मंदिर में उन्होंने अपने कैरियर की महत्वपूर्ण प्रस्तुति दी थी। जी, और आप
आपने नृत्य की अलग-अलग विधाओं को लेकर बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, कई आर्टिकल भी लिखे हैं और नृत्यों की कोरियोग्राफी भी की है। यानी कि किस तरह से नृत्य को प्रस्तुत जी। करना है, क्योंकि इन सभी नृत्यों का मंचन भी होता है मंजरी, तो उस पे उन्होंने कोरियोग्राफी भी की है। पुरस्कार इन्हें बहुत सारे मिले हैं। 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार से नेशनल एकेडमी पुरस्कार जो नृत्य, संगीत और नाटक के लिए प्रदान किया गया। बिल्कुल। और 2002 में पद्मश्री और 2018 में कालिदास सम्मान पुरस्कार आपको मिला है। जी, तो देखिए इतने सारे सम्मान, इतने सारे पुरस्कार। और नृत्य तो देखिए, नृत्य है या जो ये शैली होती है, ये जब देश विदेश में प्रस्तुत करते हैं हमारे कलाकार, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जो है वो भी झलकती है। और हाँ। इस जो भी नृत्य करते हैं कलाकार, तो उनके ऊपर, उनके पीछे जो उनकी जो मेहनत छुपी होती है वो भी बड़ी काबिले तारीफ होती है कि लोग उसको देखते हैं और प्रसन्न होते हैं, तारीफ करते हैं और कुछ उससे सीखते भी हैं, प्रेरणा भी लेते हैं। और जो हमारे त्योहार होते हैं, जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है कह सकते हैं, वो भी नृत्य हो गया, संगीत हो गया और हमारी नृत्यांगनाएं हो गई। जितने भी संगीत वाद्यों को खूबसूरती से बजाते हैं, वो सभी अगर ना हो तो ये भी बड़ा अधूरा सा लगता है, खालीपन लगेगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, गीत सुनते हैं। जी।
तो संगीता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने भेजे हैं कमेंट्स। तो एक ने लिखा है कि हमारे यहाँ 2 बजे से रंगोली बनाना शुरू कर दिया गया है और लगभग 5 बजे तक रंगोली बनाएंगे। तो भाई सांचे वाकई से तो जल्दी बन जाती है ना। हाँ, वो और अगर हाथ से बनानी है तो फिर तो मेहनत लगती है, और लेकिन फिर भी रंगोली बनाने में बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है। तो अब वाकई में इनकी रंगोली बहुत अच्छी बनेगी, जो भी परिवार में बना रहा होगा। और एक हमारी सखी लिखती है कि भाई पूजा की तैयारी तो लगभग करीब करीब पूरी हो गई है, और घर में नहीं बनती हैं, पारंपरिक मिठाइयाँ बाहर से ही लाते हैं, और लावा के साथ 7 अनाज मिला हुआ होता है। और हाँ, घर में आज खाना गरिष्ठ बनता है, चावल, कढ़ी, पकौड़ी, ओल, सूरन की सब्जी या भरता, उड़द के बड़े और पूरी भी बनती है। खीर रात में लक्ष्मी जी को भोग में चढ़ाते हैं। तो तैयारी करीब करीब सचमुच पूरी हो गई है। तो वाकई बड़ी चीजें बनती है वैसे भी त्योहारों में देखा जाए तो। और ओल जो इन्होंने लिखा है ना मंजरी, तो वो ओल वो सूरन ही है। अच्छा। लेकिन भारत के अन्य भागों में अलग अलग जो नाम होते हैं उन नाम से, तो ओल उन्होंने लिखा है। मैं पूछने वाली थी कि ओल तो मुझे पता नहीं, ओल वही है, सूरन ही है जी। हमारे एक श्रोता और लिखती हैं कि आज दीपावली का त्योहार है और ये त्योहार बड़ी खुशियों के साथ मनाया जाता है। आज के दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है। हम दीपावली की तैयारी भी कर रहे हैं और आपका कार्यक्रम भी सुन रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। तो हमें भी अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से, अपनी सखियों से जब मिलते हैं। और देखिए, विविध भारती है तो आप बिल्कुल अपने कार्यक्रम की तैयारी, इसके अपने जो आज के जो उनके दीपावली के कार्यक्रम है उनकी भी आप तैयारी करिए, और साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम भी बिल्कुल सुनते रहिए और भेजते रहिए अपनी प्रतिक्रियाएं, जरूर भेजना। देखिए संगीता जी, एक और है, हमारी सखी ने लिखकर भेजा है कि सखी सहेली कार्यक्रम तो सखियों के हर क्षण, हर पल, हर दिन को नित्य नए सुंदर ज्ञानवर्धक विषय की जानकारियों से रोशन करता ही है। साथ में रसोई घर में नए व्यंजन की रेसिपी से स्वाद भी बढ़ाता है। तो भाई सखी सहेली का प्रोग्राम है, सखियों का प्रोग्राम है, सखाओं का प्रोग्राम है, तो भाई व्यंजन तो होंगे ही, है ना। जी जी। और एक और श्रोता है, लिखते हैं कि परिवार को हमारे मतलब विविध भारती परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और प्रकाश पर्व दीपावली की। साथ ही लिखते हैं विविधता भरे दीपावली की दीपमाला से निकलता प्रकाश पुंज पूरी सृष्टि में फैल जाता है, वैसे विविध भारती की गीत माला से निकलता संगीत पुंज हवाओं की तरंग पर सवार होकर सारे विश्व में फैल जाता है। इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। अच्छा। तो देखते हैं कि हम शामिल कर पाते हैं। संगीता जी, अपने सभी सखियों और सखाओं को अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजने के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे जी चले अब चले कहीं घूम आते जी बिल्कुल, क्योंकि ऐतिहासिक बातें हो रही हैं और हमारे जो त्योहार हैं वो भी बड़े ऐतिहासिक हैं, बड़े सांस्कृतिक हैं। मेरा मन कर रहा है कि आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं, टिकट विकेट करा लिया ना। जी बिल्कुल, ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जहाँ जो दीपावली है वो तो जैसे दीप जलाते हैं सभी बड़ी ही खूबसूरती से, वैसे ही। लेकिन जो दशहरे के समय में इस महल की बड़ी सुंदर सजावट होती है और साथ ही साथ आज दीपोत्सव भी है। तो फिर ऐसे ही शहर चलते हैं जो रोशनी और जगमगाहट। नाम बताइए आप। जी बिल्कुल, हम चल रहे हैं मैसूर। और ये बड़ा ही ऐतिहासिक शहर है। इसकी दास्तान बड़ी पुरानी है। 327 ईसा पूर्व के बाद से ही यहाँ पर जो इस शहर में कई राजवंशों का शासन रहा, ये हम सभी जानते हैं। प्रारंभ में मैसूर के राजा सतकर्णी कहलाते थे। मैसूर कर्नाटक राज्य के मैसूर यानी कि इसी जिले में स्थित एक नगर है और ये कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर चामुंडी पहाड़ी के पश्चिमोत्तर लहरदार दक्कन पठार पर कावेरी नदी और कब्बानी नदी के बीच स्थित है। और यूँ तो मैसूर बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन क्रेप सिल्क, चंदन की लकड़ियों से बने सामान और चंदन के तेल के लिए भी प्रसिद्ध है। और प्राचीन काल में मैसूर वुडियार वंश की राजधानी हुआ करता था, और जब ये दक्षिण की सांस्कृतिक राजधानी बन गया, जो महलों, बगीचों और मंदिरों का नगर भी कहलाया। और ये कर्नाटक संगीत और नृत्य का प्रमुख केंद्र भी है। तो मैसूर का नाम सुनते तो बस बहुत सारी चीजें याद आने लग जाती हैं। जी, और दशहरे के उत्सव के समय तो बड़ा भारी जमावड़ा रहता है यहाँ मैसूर में। और जो झीलें हैं यहाँ की, यानी कि जो प्राकृतिक छटा है, वृंदावन गार्डन है, कर्ण झील है और कृष्ण सागर बांध है। और जैसा कि तुमने बताया कि बहुत सारी चीजें भी हैं इसी में,
रेशमी कपड़े हैं, चंदन है, उसका जो साबुन भी बनता है, वो बटन भी बनते हैं चंदन के, बड़े सुंदर। बेंत के जो सामान बनते हैं वो, यानी कि कलात्मक जो वस्तुएं हैं वो तैयार की जाती हैं यहाँ पर। लेकिन मैसूर महल की छटा की अगर बात करें तो इसकी छटा बड़ी ही अलौकिक है। ये महल मैसूर का मुख्य आकर्षण केंद्र है और ये महल भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है। इसमें मैसूर राज्य के वुडियार महाराजा रहते थे, जिन्होंने इस महल को चंदन की लकड़ी से बनवाया था। और क्षतिग्रस्त होने के बाद वर्ष 1912 में इसका पुनः निर्माण हुआ और इसमें कल्याण मंडप भी कांच से बनी छत, दीवारों पर लगी तस्वीरें और स्वर्णिम सिंहासन की शोभा अतुलनीय है, जिसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हैं, जिसे दशहरे के दौरान जनता के देखने के लिए रखा जाता है। इसे विशेषतः रोशनी से सजाया जाता है, जो शाम के दौरान खूब जगमगाता है। तो भाई ये रत्न जड़ित जो यहाँ के सुंदर दर्शन करने को जो मिलेंगे, तो भाई मैसूर तो जाना बनता ही है जी। और ये महल जो है वो, इस महल को कृष्णराज वुडियार ने कहते हैं कि बनवाया था और 1915 में इस महल को श्री जयचमा राजेंद्र आर्ट गैलरी के रूप में जाना, मतलब तब से ये प्रसिद्ध हो गया, जहां मैसूर और तंजौर शैली की पेंटिंग्स, मूर्तियां और दुर्लभ वाद्य यंत्र रखे गए हैं। इसमें त्रवणाकोर के शासक की प्रसिद्ध चित्रकारी भी रखी गई है और भी अन्य चित्रकारियां हैं, लेकिन इनकी चित्रकारी जो रखी गई है वो बड़ी ही अपने आप में खास है। और चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। पहाड़ी पर बना ये मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था और ये मंदिर द्रविड़ वास्तुकला को दर्शाता है। इसके पीछे 1000 साल पुराना महाबलेश्वर को समर्पित एक मंदिर भी है। और देखा जाए तो जब यहाँ के मंदिर हो या यहाँ के महल हो, उनकी नक्काशी है, उनकी भव्यता देखते ही बनती है। तो जाहिर सी बात है कि भाई महल है तो थोड़ा समय तो लगेगा घूमने में। तब तक हम एक गीत सुन लेते हैं। अच्छा। बजाए रे राधा तोरे कान्हा ने मुरली बजाए।
तो भाई दीपावली है तो रूठना तो बिल्कुल भी मना है। बिल्कुल, क्योंकि खुशी का त्योहार है, रूठना कैसा है ना। तो देखिए हम लोग गए थे, अभी मैसूर घूम रहे थे, तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ के महल की नक्काशी कितनी खूबसूरत है जी। और कितनी मेहनत से बनाते होंगे जब जिसने भी बनाया होगा। हाँ। और क्या कहते हैं कि उनके रखरखाव का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। जी बिल्कुल, तभी तो आप देखिए कि ये बरसों बरस पुराने भी होते हैं, लेकिन किस तरह से अपनी आभा, अपनी शोभा, अपनी भव्यता को बनाकर रखते हैं और उतने ही सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल देखो तो लगेगा कि हाँ, और देखो तो लगेगा संगीता जी की बस देखते ही रहो कि कैसे कैसे बना है ये। हाँ। कितनी खूबसूरत डिजाइन है। हाँ। कितनी कलाकारी है जी। और एक चीज और होती है मंजरी कि महल जो होते हैं वो तो अपने आप में बड़े खास होते हैं, घूमने के लिए बहुत सारी जगह होती है, वहां भी अलग अलग। तो साथ ही साथ उनकी जो सुंदरता होती है वो जो थोड़ी और चीजें होती हैं उनसे भी होती है। बिल्कुल। तो अगर आप मैसूर घूमेंगे तो वहाँ एक सेंट फिलोमिना चर्च भी है जो 1933 में बना। ये चर्च भारत का के सबसे बड़े चर्च एक है जो न्योगोथिक शैली में निर्मित है। इसमें जुड़वा मीनारे हैं, यानी कि दो मीनारे एक साथ। हाँ, ग्लास पेंटिंग्स है जो ईसा मसीह के जीवन की घटनाओं को दर्शाती है। आजकल ये चर्च जो है वो सेंट जोसेफ चर्च के नाम से जाना जाता है। और देखिए फिर वहाँ पर एक कृष्णा सागर बांध भी है। हाँ। जो 1932 में निर्मित ये बांध अपने उत्तरी किनारे पर सुंदर फव्वारों से घिरा हुआ है और यही वृंदावन गार्डन नामक मनोहर बगीचा बांध के ठीक नीचे है। तो देखिए गार्डन की जो भव्यता है, पेड़ पौधे, फूल, सब चीज, और फिर बांध है तो जो शीतल हवा चलती होगी वहां पर तो कितना अच्छा लगता होगा। हाँ, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया और हमारे बहुत सारे श्रोता गए भी होंगे घूमने के लिए, तो उन्होंने देखा होगा कि पूरी तरह से ये प्राकृतिक छटाओं से घिरा हुआ है। तो वहाँ जो डैम होंगे, वहाँ जो बांध होंगे और जो जल स्रोत होंगे वो तो बड़े ही सुंदर होंगे। वहाँ की फुलवारियां बड़ी, हाँ, फुलवारी बड़ी सुंदर होगी। और इसी तरह से GRS फैंटेसी पार्क भी है। ये मैसूर का एकमात्र अम्यूजमेंट पार्क है। इसमें पानी का खेल, रोमांचक सवारी और बच्चों के लिए तालाब भी हैं। खाने और पानी की जो पीने वाला पानी है उसकी भी बड़ी अच्छी सुविधा है। तो अगर आप जाते हैं तो इसका लुत्फ तो जरूर उठाइए, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी चीजें वहां ना छोड़ करके आए, या कोई भी ऐतिहासिक जगह, पर्यटन स्थल होती है तो वहाँ स्वच्छता को बनाए रखना भी हमारी और किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना। हाँ, तो चलिए अब हम ले चलते हैं मैसूर के चिड़ियाघर की तरफ चलते हैं हम लोग। और ये विश्व के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है और सन 1892 में इसका निर्माण शाही संरक्षण में हुआ था। बगीचे, हाथी, सफेद मोर, दरियाई घोड़े, गैंडे और अन्य वन्य प्राणी भी है। यानी कि बगीचे तो वहां पर हैं ही और साथ में इतने सारे जानवर भी हैं। और सफेद मोर जब बारिश के दिनों में आप कल्पना कीजिए जब वो डांस करता होगा, नृत्य करता होगा तो कितना सुंदर लगता होगा ना। और प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। जैविक उद्यान भी है और जहाँ पेड़ों की करीब 85 प्रजातियां हैं। तो कितना उसका ध्यान दिया जाता होगा। प्रजातियों को तो बचाना बहुत जरूरी है। हाँ, और देश विदेश की प्रजातियां हैं ये जो रखी गई हैं वहां पर। तो कह सकते हैं कि हर तरह से संग्रहालय का एक ध्यान दिया गया है। जो भी चीजें वहां पर संग्रहित हैं। और इसी तरह रेल संग्रहालय भी वहां पर है। विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजें यहाँ रखी गई हैं। भाप से चलने वाला इंजन और सिग्नल्स की जो व्यवस्था होती है वो 1899 में बना सभी सुविधाओं वाला जो महारानी का सैलून है। अच्छा। वो भी यहाँ बड़ी खूबसूरती से रखा हुआ है। और रेलवे विभाग के जो विकास को दर्शाती तस्वीरें हैं, यानी कि जो भी बच्चों का और हम सभी का ज्ञानवर्धन करती हैं, ऐसी चीजें भी वहाँ रेलवे संग्रहालय में रखी गई हैं। तो देखिए सुंदरता के साथ साथ ज्ञान वर्धन का भी कितना ख्याल रखा गया है। और इसी तरह से ये कह सकते हैं कि अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है मैसूर शहर। बिल्कुल। और उत्सव की बात करें तो दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है। रोशनी महल में बेहद खूबसूरत दिखती है। सजावट के साथ साथ सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। रात के वक्त आतिशबाजी भी होती है। यानी कि दिवाली का जो उत्सव होगा तो उस पर भी रौनक वहाँ की देखती हुई बनती होगी। जी बिल्कुल। तो और आतिशबाजी और दिए और साथ ही साथ जो छोटे छोटे चिराग जलते हैं उनकी तो अपनी शोभा होती है। तो अब सुन लेते हैं कार्यक्रम में एक गीत और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
डारो नैन चुराओ, घूंघट डारो नैन चुराओ, घबराहट में राह न पाऊं, वो बाबा रतिया मत वाला, वो बाबा रतिया मत वाला, सुने न मोरी अपनी कहे बलमा, मरना बैरी चुप न रहे, लागी मन की कहे हाय, पाके अकेली मोरी भैया गए बलमा। देखिए जो महल होते थे अपने ज़माने के, वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि पूर्णता को लिए हुए थे, चाहे नृत्य हो, चाहे गीत हो, चाहे फिर वहाँ की सुंदरता हो, और चाहे हो, जी और या फिर उनके जो रसोई घर होते थे वो बड़े जी, खास होते थे। हम आपका इशारा समझ रहे थे। हाँ, जी तो क्या हमारे बताने शिक्षण में वाली कई बार है? हाँ मैसूर पाक के बारे में बता रहे हैं कि देखिए कई बार कई चीज़ों का कि हम लोग मिठाइयाँ बनाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि भाई ये मिठाइयाँ आखिर कहाँ पहली बार बनाई गई। अच्छा। तो मैसूर का जो राजघराना था वहाँ की एक मिठाई जो मैसूर पाक के नाम से जानी जाती है और इसी राजघराने में वो पहली बार बनाई गई, ऐसा लोग कहते हैं और ऐसा है ही। तो हमने सोचा कि दक्षिण भारत के मैसूर राजघराने की जो बात पढ़ी और सुनी, तो इसी राजघराने से जो मशहूर हुई मिठाई उसके बारे में बता देते हैं। देखिए मैसूर पाक बनाने के लिए 150 ग्राम बेसन, 300 ग्राम चीनी, 200 ग्राम घी और 1 कप घी अगर आप अलग से ले लेंगे, या फिर कई बार बेसन को घोलने के लिए कई लोग मूंगफली के तेल को भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो भी आपको पसंद है मीठा तेल जिसे कहते हैं हम, है ना, तो वो ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरी तरह से घी भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर 200 ग्राम आप इस तरह से बढ़ा लें उसमें घी, और फिर 1 चम्मच आपको इलायची पाउडर भी लेना है। जैसा कि हमने बताया, देखिए 150 ग्राम बेसन लीजिए, 300 ग्राम चीनी लीजिए और 200 ग्राम घी और 1 कप अलग से घी या जो भी तेल आपको इस्तेमाल करना है वो ले लीजिए। अब करना ये है कि पहले चाशनी जो है वो बना लेनी चाहिए। तो आप चीनी को कढ़ाई में डालकर आधा कप पानी उसमें डाल दीजिए और एक तरफ से जो घी या तेल आपने लिया हुआ है उसमें थोड़ा सा डालकर बेसन को यानी कि ऐसे फेंट लेना है। अब इस तरह से फेंट लेना है कि उसमें जो गुठलियां पड़ी होती हैं हाँ वो निकल जाए। और जब एक तरफ देखिए आप चाशनी का भी ध्यान रखिए, तो एक तार की चाश को बनानी है। जब ये चाशनी पूरी तरह बन जाती है तो जो आपने बेसन अलग से घोला हुआ है, मतलब बेसन जो है उसको आपको अलग से घोलना है, वो इसी चाशनी में, और थोड़ा सा जो गैस है उसकी आंच को थोड़ा ज़्यादा रखिए और फिर उसको एक ही तरफ से चलाते जाना है। यानी कि अगर आप सीधी कलछुल चला रहे हैं तो वो एक तरफ से चलाते जाना है और फिर इसमें धीरे धीरे से मतलब चाशनी में इसी बेसन के घोल को आपको डालते जाना है, चलाते जाइए। और फिर एक तरफ थोड़ा सा जो घी हमने अलग रखा हुआ है उसको आप गर्म कर लीजिए, अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। और जब बेसन आप चलाते जाते हैं आप देखिए कि उसमें थोड़ा सा घी ऊपर से डालकर और फिर अच्छी तरह से चलाइए। जब आप देखेंगे कि अच्छी तरह से ये भुन गया और उसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है और घी भी उसमें अलग सा दिखाई देता है, तो अगर आप गरम डालेंगे तो उसमें जालियां बड़ी अच्छी बनती हैं मैसूर पाक। हाँ मैसूर पाक में फिर जालियां बड़ी अच्छी बनती हैं। और एक थाली ले लीजिए, चौड़े पाड़ की अगर आप थाली लेते हैं तो बहुत अच्छा है, उसमें बर्फियां बड़े आराम से कट जाती हैं। तो उसको ग्रीस कर लीजिए घी से और उसके बाद जो आपने मिश्रण बनाया हुआ है उसको डाल दीजिए उसमें। और उसके बाद आप अगर आप चाहें तो फिर उसको कहीं एसी के पास रख दें या फिर ठंडे में रख दें, लेकिन एक बात का ध्यान दें कि बिल्कुल पूरी तरह से कड़ा ना हो जाए, नहीं तो फिर आपको 10 से 15 सेकंड के लिए आप धीमी गैस पर आंच पर उसको थाली को थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर उसकी बड़े अच्छे से बर्फियां काट लें। तो आप देखें कि मैसूर पाक कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। आपने तो बड़ा बढ़िया मैसूर पाक बनाया है और हमारी सखियां इसे बनाकर देखेंगे और बहुत सारी सखियों को तो क्या पता आता भी हो। बिल्कुल, है ना, और क्या। तो चलिए एक हम बता देते हैं, हरियाणा की डोंडा बर्फी और दिल्ली और गुड़गांव में भी बड़ी प्रसिद्ध है ये बर्फी। और इसकी जो विधि है कि आधा कप गेहूं को आप रात भर भिगो करके
और उसे दूसरे दिन निकाल कर भीगे कपड़े में बांध कर 1-2 दिन के लिए अंकुरित होने को छोड़ दीजिए। यानी गेहूं के वो दाने लेने हैं आपको। और उसके बाद इसे दरदरा पीस लीजिए। कढ़ाई में फिर इसे डाल दीजिए। इसमें 1/4 कप दही डालकर मिला लीजिए और उसी में 1 लीटर फुल क्रीम दूध उसमें डालकर चलाएंगे तो गाढ़ा हो जाएगा और साथ ही आप देखेंगे कि दूध फट भी जाएगा और इसीलिए इसमें दही डाला जाता है। दूसरी तरफ 1/4 कप चीनी और इसी कप से आधा कप पानी लेकर डाल दीजिए। इसको आप पका लीजिए। इसमें आधा चुटकी नमक और 2-3 बूंद नींबू का डालिए और चेक कर लीजिए कि शुगर सिरप जो है आपकी चाशनी है वो कैसी है। अब इधर जो आपने दूध और गेहूं को पकने के लिए रखा था उसमें आधा कप गुड़ या ब्राउन शुगर या चीनी कुछ भी डालें जो आपको पसंद हो। ब्राउन शुगर और गुड़ से इसमें कलर जो है वो अच्छा आ जाता है। और अब इसी में गाढ़ा होने के लिए बाद में आधा कप कसा हुआ नारियल ताज़ा जो हो उसको आप डालें और चलाएं और इसमें डोंडा भी की जो है डोंडा की थिकनेस आ जाती है। इसी से इसमें फिर आप 1/4 कप कटे हुए छोटे छोटे काजू और आधा चम्मच छोटी वाली कुटी इलायची मिला दीजिए और इसमें 1/4 चम्मच जायफल का पाउडर और जायफल ना पसंद हो तो नहीं डालें। मिक्सचर को आप चलाते रहें। कलर के लिए थोड़े से दूध में 1 चम्मच कोको पाउडर डालकर मिलाकर इसमें डाल दीजिए। अब इसमें ग्लूकोज सिरप जो हमने बनाई थी जो चाशनी बनाई थी उसे डाल दीजिए। इसमें डोंडा इससे डोंडा में चमक आ जाती है और फिर इससे सॉफ्ट भी होता है मिक्सचर। फिर इसमें आधा कप देशी घी डालकर चलाते रहिए। जब गाढ़ा हो जाए तो थाली या ट्रे में ग्रीस करके डोंडा थोड़ा मोटा ही ट्रे में फैलाएं और इस पर बारीक कटे हुए काजू और बादाम डाल दें। थोड़ा से दबाकर आप इसको जमा दीजिए और ठंडा होने पर बर्फी आप इसकी काट लीजिए तो आपकी ये डोना बर्फी तैयार हो जाएगी। तो इसकी कुछ खासियत भी है मंजरी। देखिए ये गेहूं से बनाई जाती है तो यानी कि आपको अगर आपके पास कोको पाउडर है तो वो तो हमें रंग के लिए डालना है कि अच्छा सा रंग आ जाए। तो जब आपके पास गेहूं भी रहता ही है क्योंकि बहुत सारे लोग दलिया के लिए इस्तेमाल करते हैं तो घर में खुद ही बना लेते हैं तो गेहूं बड़ा अच्छा होता है, वो भी अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि जब आप शुगर सिरप बनाते हैं तो उसको एक तरह से और चेक कर सकते हैं। जैसे पानी में आप उसको थोड़ा सा डाल के देखते हैं। हाँ, जब आप देखेंगे जब आप उसमें डालेंगे तो आपको उसको थोड़ा सा समेटना पड़ेगा और उसके बाद जब आप हाथ में लेंगे तो वो बिल्कुल बॉल की तरह बूंद जैसी जम जाएगी, बूंद जैसी बन जाएगी। तो ऐसे भी आप शुगर सिरप को चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब एक गीत सुनते हैं जी। सजना सजना ओ सजना तेरे प्यार में मैं गई खो सजना तेरे ही कारण बन रे जुगन अब होना है जो भी हो सजना अब ये लागे टूटे ना अब ये बंधन टूटे ना सजना सजना ओ सजना तेरे प्यार में मैं
पपीहा जब पीयू पीयू गाए रे, लागे वो वान मेरी जान चली जाए रे। मेरी पपीहा जब पीयू पीयू गाए रे, लागे वो वान मेरी जान चली जाए रे। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई खो सजना। तेरे ही कारण बन रे जुगन, अब होना है जो भी हो सजना। अब ये लागे छूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। दुनिया के मेले ना अकेले देखे जाएंगे, तेरे ही संग पिया रंग सारे भाएंगे। दुनिया के मेले ना अकेले देखे जाएंगे, तेरे ही संग पिया रंग सारे भाएंगे। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई खो सजना। तेरे ही कारण बन रे जुगन, अब होना है जो भी हो सजना। अब ये लागे टूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। सजना सजना ओ सजना। जी हाँ, और आज तो इसी तरह से झूमता गाता दीपावली का उत्सव भी हम जी। मना रहे हैं, और इसी सिलसिले में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी हमारे श्रोताओं की आ रही हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि इस दिवाली पर सभी के जीवन में रोशनी का, नई ऊर्जा का संचार हो, सबका जीवन सुखमय हो, अपने अंदर का प्रकाश उजागर रहे। और क्या सुंदर बात। सी कुछ लाइनें भी इन्होंने लिखी अच्छा। हैं। जी, क्योंकि सभी पूजा पाठ करते हैं तो उस हिसाब से जो उन्होंने कुछ लाइनें हैं वो भी लिखी हैं। और मंजरी, जब त्योहारों की बात होती है तो कई बार अब देखिए मिठाइयाँ ही ज्यादा बनती हैं, हाँ। लेकिन कुछ एक नमकीन भी ऐसे होते हैं जो बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। बिल्कुल नमकीन हाँ। बच्चों के साथ साथ भाई बड़ों को भी पसंद आते हैं। हाँ, तो- क्योंकि उसमें कुछ एक नमकीन ऐसा होता है जिसमें बिल्कुल भी मसाला वगैरह नहीं जी। पड़ता है, तो वो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और उन्हें तो बड़ा पसंद बताइए होता है। कौन सा नमकीन हाँ, बताएंगे आप? ये बड़ी प्रसिद्ध है। अच्छा। जो नमकीन है इसे कहते हैं निमकी। अच्छा। हाँ, जैसे आपने जो पढ़ा था उसमें हमने बताया कि भाई जो ओल उन्होंने लिखा हुआ है वो सूरन उसे हम कहते हैं, तो उसी तरह से ये निमकी है, लेकिन ये नमकीन होती है। और इसके लिए हमारी जो सखियां हैं वो मैदा तो हमेशा रखा ही करती घर में हैं। होता ही है। हाँ, तो आप कई बार हम जो कुछ नमकीन बनाते हैं तो उसको आटे से भी बनाते हैं, लेकिन जी। इसे आपको मैदे से ही बनाना है ना। तो इसके लिए जो सामग्री है वो 1 कप मैदा आप ले लें, 2 टेबल स्पून यानी कि 2 चम्मच तेल, जो भी आप खाना पसंद करते हैं, या घी खाना पसंद करते हैं तो घी भी ले लीजिए, लेकिन आजकल जाड़े का समय है तो थोड़ा घी जमने का वो बात रहती है, तो 1 टेबल स्पून मैदा अलग से आपको रखना है। इसके लिए जो हम साटा तैयार करते हैं उसके लिए, यानी चिपकाने के लिए। और 1 टेबल स्पून देशी घी जिसे मैदे में मिलाकर हमें साटा तैयार करना है वो, और 1/4 चम्मच कलौंजी यानी कि जो मंगरेल होती है काली वो, और 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटी चम्मच नमक, तेल जो आपको तलने के लिए चाहिए। अब इसे बनाना ऐसे है कि मैदे में जो आपने 2 चम्मच तेल लिए हैं वो डाल दीजिए, नमक, कलौंजी, इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा आपको लगाना होगा, और उसके बाद उस आटे को आपको सेट होने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिससे आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। और तब तक आप इधर साटा तैयार कर लीजिए। 1 टेबल स्पून जो आपने अलग से मैदा और देशी घी लिया है उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, यानी कि मिला लेना है। ऐसा मिला लेना है कि उसमें भी जो मैदा है वो सूखा वाला मैदा ना रह जाए। और उसके बाद आटे को थोड़ा और 2 मिनट तक गूंथ कर, जब आप 20 मिनट के लिए छोड़ दें उसके बाद अच्छी तरह से उसको हटाएं, फिर उसको अच्छी तरह से गूंथ करके उसको चिकना कर लीजिए। और फिर पराठे की तरह आपको लोई बनानी है, यानी कि लोई जब आप बनाएंगे तो थोड़ी सी बड़ी बननी चाहिए, और उसी तरह गोल गोल बेल लीजिए, उस पे अच्छे से फैलाकर मतलब सभी तरफ आपको साटा लगा लेना है। और फिर इसके ऊपर चाट मसाला आप थोड़ा सा छिड़क दें, एक किनारे से रोल करें और छोटी छोटी गोलियों में काट लें,
और उसके बाद इन्हें पहले बेलना है, यानी कि जब आप गोलियों में काटेंगे को बेलेंगे तो उनके छल्ले छल्ले दिखाई देंगे आपको, और उसके बाद उन्हें बेल लें और फिर उसके बाद उसको एक छोटा सा मतलब तिकोना सा बेलें, यानी कि आप जब उसको बेलते हैं तो वो तो गोल मिलेगी, लेकिन उसको साटा लगा करके आप उसको मोड़ करके तिकोना कर लें। हाँ, और उसके बाद उसको तल लें तो आप देखेंगे कि क्या बात है, बड़ी अच्छी सी डिजाइन बनेगी, है ना? हाँ, डिजाइन बनेगी, परत सी लगेगी और अच्छा रहेगा कि अगर आप एक फोर्क है यानी कि कुछ कांटेदार है या चाकू है तो थोड़ा सा उसको तलने से पहले अगर उसमें हाँ थोड़ा सा, तो वो फूलेगी नहीं, फिर एक अच्छी सी बनेगी, तैयार होगी। और जब उसके बाद जब वो फूलेंगी बनेंगी तो आप देखेंगे कि उसकी परतें भी बिल्कुल अलग हो जाती हैं। क्या बात है, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ, अब गीत सुनेंगे। बिल्कुल। समझा के चांद निकला, ओए तू रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला। हो तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला, बोला हो तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला। होए 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 जाए ना मेरी जिंदगी तेरी कल परसों में, जाए ना मेरी जिंदगी तेरी कल परसों में। परसों में बात नहीं बनती, कल परसों में बात नहीं बनती, बनती है जाके बरसों में। कल परसों में बात नहीं बनती, बनती है जाके बरसों में। तो संगीता जी, एक और कमेंट आया है कि लिखती है हमारी सखी की घिया लौकी पाक तो कई बार सुन चुकी हूँ, आज मैसूर पाक की रेसिपी भी मन को भा गई। इसके अलावा नारियल की बर्फी, बेसन सूजी के लड्डू, मालपुआ भी बना लेती हूँ और बहुत सारी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। हमारे यहाँ दिवाली के ओकेजन पर चावल के आटे का चीला बहुत पसंद किया जाता है, या तो दूध के संग या घी शक्कर के साथ। तो भाई बहुत सारी रेसिपी आप इसी तरह सीखिए, ट्राई कीजिए और बस सबको खिलाइए, है ना? और अलग अलग जगहों पर दिवाली में देखिए अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, और कुछ तो बड़ी परंपरागत भी होती हैं मंजरी। तो एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन हम लोग, यानी कि लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन यानी कल, है ना, हम लोग गांव जाते हैं और वहाँ हम छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। क्या बात है। हाँ, जिसमें जो पूरी है उड़द की दाल का, जो हम लोग दही वड़ा बनाते हैं, या कई लोग ऐसे सूखा भी बनाते हैं,
और मीठे में चावल के आटे की इन्होंने लिखा है कि आयरसा बनाते हैं। तो कई जगह अलग अलग होता है भाई, चावल के आटे का तो अनरसा भी होता है। और अब वक्त है ले लेने का विदा अपनी सखियों से, अपने श्रोताओं से। तो सभी को दीपावली की एक बार फिर विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ जी। और साथ ही आप सुरक्षित दीपावली मनाइए, खुशहाल दीपावली मनाइए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। और संगीता श्रीवास्तव और मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार।